आज हम पढ़ेंगे मांग का नियम। अर्थशास्त्र में मांग व पूर्ति के नियम के आधार पर ही हम बाजार का संतुलन निर्धारित करते हैं। ये सभी को मालूम है कि जहाँ मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं वहीं संतुलन की कीमत निर्धारित होती है। लेकिन जब हम इसको विशिष्ट अर्थ में पढ़ते हैं तो एक विशिष्ट अर्थ भी होता है कि वस्तु की मांग के साथ साथ हम उसको खरीदने की शक्ति का विचार भी जोड़ के देखते हैं, क्योंकि बिना क्रय शक्ति के मांग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि किस व्यक्ति की किस वस्तु को खरीदने की इच्छा है, किस व्यक्ति को किस वस्तु की ज़्यादा आवश्यकता है। और मांग की अवधारणा जब हम पढ़ेंगे तो हमें 3 चीज़ें बहुत काम आती हैं, जैसे कि स्थान, समय और कीमत। कि जगह कौन सी है, वस्तु का समय क्या है और वस्तु की कीमत क्या है। तो जब हम मांग का नियम पढ़ते हैं तो बाजार में एक वस्तु की मांग पर किन बातों का प्रभाव पड़ता है उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जिस वस्तु को हम खरीद रहे हैं या जिस वस्तु की हम मांग कर रहे हैं उस वस्तु की स्वयं की कीमत कितनी है, और उस वस्तु को जो व्यक्ति खरीदना चाह रहा है यानी कि जो उपभोक्ता है उसकी आमदनी कितनी है, उसकी रुचि व अरुचि किस चीज़ में है, कैसा उसका टेस्ट है, कैसा ब्रांड वो लेना चाहता है, क्या उसका स्वभाव है। तो इन चीज़ों का भी फ़र्क पड़ता है। उससे मिलती जुलती अन्य जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें कैसी हैं। अब उसमें वो वस्तु स्थानापन्न भी हो सकती है और वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकती है, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हो सकती है, पूरक वस्तु भी हो सकती है। भावी कीमतों के संबंध में अनुमान, जैसे कि आने वाले समय में उस वस्तु की कीमत बढ़ेगी या घटेगी, इससे भी डिमांड इफेक्टिव होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ने वाली है तो व्यक्ति आज की तारीख में उस वस्तु की डिमांड ज़्यादा करेगा, और यदि उपभोक्ताओं को ये पता चलता है कि उस वस्तु की कीमत भविष्य में कम होने वाली है तो वो उस वस्तु की डिमांड क्या करेगा, कम करेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मांग पर इफ़ेक्ट डालती हैं और हम इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते कि इन वस्तुओं की वजह से जब हम किसी वस्तु की मांग की मात्रा निर्धारित करेंगे तो हम अन्य बातों का प्रभाव भी उस पर देखते हैं। दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि इन बातों को प्रभावित करने से मांग के नियम पर इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हमें कहते हैं कि अन्य बातों को हम स्थिर मान के चलते हैं। अब वो अन्य बातें कौन कौन सी हैं जिन्हें हम स्थिर मानते हैं, मैंने आपको चित्र में बताया ही है। स्वयं उस वस्तु की कीमत, बी उपभोक्ताओं की आमदनी, सी रुचि व अरुचि, डी अन्य वस्तुओं की कीमतें, ई भावी कीमतों का अनुमान, डी समय व परिवर्तन। मांग के नियम की जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो मांग का नियम यह बतलाता है कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर, अन्य बातें जो अभी हमने डिस्कशन किया ऊपर, अन्य बातों के स्थिर रहने पर एक वस्तु की कीमत के घटने पर उस वस्तु की मांग की मात्रा में वृद्धि होगी और कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग की मात्रा में कमी आएगी। इस कथन में यह बात है कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो अन्य बातों के स्थिर रहने पर हम ये देखते हैं कि विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता एक वस्तु की कितनी कितनी मात्राएं खरीदने को तैयार होगा। मांग के नियम के जब हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो हम इनको ये भी देखते हैं कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं जिन्हें हम जब मांग का नियम पढ़ते हैं तो स्थिर मान के चलते हैं। तो पहला है उपभोक्ताओं की आमदनी। सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो स्थिर है, मतलब उसमें ना तो वृद्धि होगी ना ही कमी होगी। दूसरे शब्दों में मांग की जो क्रय शक्ति है उसको हमने स्थिर मान लिया है। कैसे? क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की आमदनी बढ़ जाएगी तो बढ़ी हुई कीमतों का या घटी हुई कीमतों का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और यदि किसी व्यक्ति की आमदनी एकदम से बिल्कुल कम हो जाएगी तो उसे बहुत ज़्यादा प्रभावित मांग को करेगा। तो हम इसलिए इस समस्या का समाधान करने के लिए पहले ही हम ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो क्या है, स्थिर है, आमदनी स्थिर है। दूसरा हम मान के चलते हैं कि उपभोक्ताओं की पसंद या अधिमान। कुछ वस्तुओं के प्रति उपभोक्ताओं की जो रुचि अरुचि है वो धीरे धीरे बदलती है। जैसे मकान, बहुत मुख्य जो खाद्यान्न होते हैं उनके संबंध में कुछ में अपेक्षाकृत अधिक तेज़ी से बदलते हैं। जैसे वस्त्र, कपड़े
या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं, उपभोक्ताओं की पसंद नापसंद, रुचि अरुचि, फैशन, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता का जब हम मांग का नियम पढ़ेंगे तो हम ये भी मान के चलते हैं कि उपभोक्ताओं की पसंद, अधिमान, फैशन, रुचि, रीति रिवाज, उसका टेस्ट, हम उसका जो इंटरेस्ट है उसको हम स्टेबल मान के चल रहे हैं, स्थिर मान के चल रहे हैं। तीसरा पॉइंट लेते हैं अन्य वस्तुओं की कीमतें। मांग के नियम में वस्तुओं की कीमतों को भी स्थिर रखना पड़ता है। जैसे वस्तुएं एक दूसरे की पूरक भी होती हैं। पूरक वस्तुएं मतलब वो वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसमें कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल स्याही और पेन, जूते व मोजे, ऐसे ही टेनिस का बल्ला और टेनिस की गेंद इत्यादि। ये तो हो गई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा, जैसे कि कार और पेट्रोल। दूसरी हो गई सब्स्टिट्यूट गुड्स, स्थानापन्न वस्तुएं, जैसे यदि चीनी महंगी हो गई तो व्यक्ति गुड़ खरीद लेगा। चाय और चीनी, जैसे कि चाय और कॉफ़ी, शुद्ध देशी घी और वनस्पति घी। तो इस तरह की जो चीज़ें कि भाई एक के बदले में दूसरी को रिप्लेस किया जा सकता है, उनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि स्थानापन्न वस्तुएं। तो जब पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में इफेक्ट पड़ता है तो इसकी वजह से मांग की मात्रा भी प्रभावित होती है। तो हम इसको भी सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को भी स्टेबल मान के चलते हैं। नेक्स्ट है भावी कीमत के संबंध में प्रत्याशाएं। यदि उपभोक्ता ये सोचने लग जाए कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो वह आज के भाव पर उसको अधिक ज़्यादा खरीद लगाएगा। यदि उसको ये पता चल जाए कि भविष्य में कीमतें घटेंगी तो वो हो सकता है उसको ना खरीदे या बाद में खरीदे। देश की जनसंख्या, पांचवा पॉइंट आता है देश की जनसंख्या। यदि देश की जनसंख्या घट रही या बढ़ रही है तो इसका भी मांग की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम इसको स्थिर मान के चलते हैं। आमदनी का वितरण किस तरीके का है, तो इससे भी पता चलता है कि धनी लोग ज़्यादा हैं तो विलासिता की वस्तुएं खरीदेंगे, गरीब लोग ज़्यादा हैं तो नेसेसिटी गुड्स ज़्यादा खरीदेंगे। तो इनको भी हम स्थिर मान के चलते हैं। अन्य तत्व, तो कुछ अन्य फैक्टर्स भी होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि जलवायु, मौसम, रीति रिवाज, सामाजिक प्रथाएं व परंपराएं। अब रीति रिवाज में जैसे मान लीजिए कि किसी का है कि लहरिया पहनना है तो डिमांड बढ़ जाएगी, या ये स्वीट खानी है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। जैसे होली में कलर्स का ज़्यादा चलता है तो कलर्स की डिमांड बढ़ती है, और रक्षाबंधन है तो राखी की डिमांड, दीपावली है तो दूसरे पटाखे वगैरह। तो ये तो हम ये मान के चलते हैं कि ये कई तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। तो मांग के नियम को जब एक सरल फंक्शन के रूप में व्यक्त करें तो हम ये कहेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। प्राइस ऑफ एक्स मतलब एक्स वस्तु की मात्रा, वाई वस्तु की आमदनी, उपभोक्ताओं की आमदनी, टी यानी कि टेस्ट, उपभोक्ताओं की रुचि अरुचि, प्राइस ऑफ एन अन्य वस्तुओं की कीमतें, और फलन या फंक्शन का। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक वस्तु की मांग की मात्रा कई तत्वों पर निर्भर करती है, लेकिन मांग के नियम में केवल उस वस्तु की कीमत के परिवर्तन का प्रभाव ही उस वस्तु की मांग की मात्रा पर देखा जाता है। ये एक इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है।